सभी बच्चों को प्यार भरी नमस्ते। तो बच्चों, आपका आज की कक्षा 8 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 युगपत समीकरण के भाग 1 में स्वागत है। तो बच्चों, आज के पाठ में हम आपको बताएंगे कि युगपत समीकरण क्या होता है, पर उससे पहले हम थोड़ा सा आपने पिछली कक्षा में जो समीकरण के बारे में जो पढ़ा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा एक पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो बच्चों, समीकरण से पहले आपको ये पता होगा कि चर राशि क्या होती है। चर राशि ऐसी अक्षर संख्याएं होती हैं जिनका मान परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है, यानी कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के x, y, z, a, b, c या हिंदी वर्णमाला के क, ख, ग भी हो सकते हैं। तो ऐसी राशियां जिनके परिस्थितियों के साथ मान बदलते रहते हैं उन्हें चर राशि कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है अचर राशि। वे अक्षर संख्याएं जिनका संख्यात्मक मान हर परिस्थिति में समान रहता है, यानी कि अपरिवर्तित रहता है, ऐसी राशियों को अचर राशि कहते हैं। इसके बाद बात आती है व्यंजक की। जब चर या अचर राशि होती हैं और उनका समूह होता है और उनके साथ संक्रियाओं का एक समूह होता है, संक्रियाओं के चिन्हों का समूह होता है, ऐसे समूह को हम व्यंजक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लेते हैं, जैसे कि एक छड़ है जिसकी लंबाई कुल लंबाई x जमा 5 है। ठीक है बच्चों, तो इसमें x और 5 के बीच में एक संक्रिया दी हुई है जोड़ की, तो इस तरह की समीकरण को हम व्यंजक कहते हैं। फिर आती है समीकरण। समीकरण व्यंजक के चर पर वह प्रतिबंध है जिसमें चर के विशिष्ट मान के लिए दोनों पक्षों के मान बराबर होते हैं। जैसे कि बच्चों, समीकरण में क्या होता है, बायां पक्ष और दायां पक्ष होता है, और बायां पक्ष और दायां पक्ष जब बराबर होते हैं तभी वह हमारी समीकरण कहलाती है। समीकरण मतलब होता है संतुलन। जैसे कि बच्चों, आपने देखा होगा जब आप बाजार जाते हैं तो जब आप सब्जी वगैरह लेते हैं तो दोनों तरफ जब आप तराजू में देखते हैं तो दोनों तरफ जब वो बराबर रहते हैं तभी आप कहते हैं कि हाँ अब ये बराबर है। जैसे मान लीजिए आपने 2 किलो आलू लिए, तो मान लो अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे ये 2 किलो का वाट डाला, ठीक है। फिर इसमें जो है हम आलू डालेंगे, तो जब तक ये बराबर नहीं होगा तब तक इसमें डालते रहेंगे। जैसे ही ये बराबर हो जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे कि अब ये बराबर है, संतुलन है। ठीक है, तो इसी तरीके से समीकरण में भी हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष जब बराबर होता है एक तराजू की तरह, तब हम उसे समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं, x जमा 7 बराबर 12। अगर यहाँ पे x का मान 5 रख दिया जाए तो यहाँ पर भी 12 हो जाएगा, और तब हम कह सकेंगे कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है। अब है रेखीय समीकरण। समीकरण में उपस्थित चर की अधिकतम घात 1 होती है, तो ऐसे समीकरण को रेखीय समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ समीकरण दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे है 11 जमा 12 बराबर 23, तो यह रेखीय समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें x नहीं है। ठीक है बच्चों। फिर हम दूसरे समीकरण की तरफ जाते हैं, x जमा 5 बराबर 8। यह रेखीय समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें x की घात 1 है। फिर हम तीसरे समीकरण पे जाते हैं, 2x² जमा 5 बराबर 8। यह रेखीय समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है कि रेखीय समीकरण वह होती है जिसमें x की घात अधिकतम 1 होती है, और यहाँ पर x की घात क्या है बच्चों? यहाँ पर x की घात 2 है, अतः यह रेखीय समीकरण नहीं है। अब हम पढ़ते हैं युगपत समीकरण। हमने रेखीय समीकरण पढ़ लिया है, अब युगपत समीकरण क्या होता है। देखो बच्चों,
यहाँ पर आप एक तराजू देख रहे हैं, ये मैंने आपको एक तराजू दिखाया हुआ है, ये इस तरीके से, ठीक है। ऐसा ही तराजू आप यहाँ देख रहे हैं। अब युगपत समीकरण में क्या होता है, रेखीय समीकरण में होता है बच्चों एक चर वाली राशि, और युगपत समीकरण में जो समीकरण होती हैं उसमें दो चर वाली राशि होती हैं। दो चर वाली राशि मतलब एक x और एक y, ठीक है। जैसे कि मैं एक तरफ इस तराजू में मैं एक तरह का सामान नहीं डालूंगी, इसमें मैं एक नीले रंग का और एक हरे रंग का मैंने इसमें सामान डाला है, ठीक है बच्चों। अब दोनों के भार के बराबर यहाँ पर भार होगा, पर क्योंकि यहाँ पर मेरा दोनों सामान अलग अलग है, ठीक है, एक मेरा नीले रंग का है और एक मेरा हरे रंग का है। या आप सब्जी के उसमें भी ले सकते हैं कि आपने एक ही उसमें कि आपको 1 किलो लेना है, मटर और चने आपको मिलाकर 1 किलो लेना है, तो इसी में ही मटर और इसी में ही चने डाल दिए जाएंगे, ठीक है। फिर वो कितना कितना होगा वो बाद में तय करा जाएगा, पर मटर और चावल यानी कि जब दो अलग अलग तरह की चीज़ें हमारे एक ही पलड़े में जब होंगी तो वो हमारी दो चर वाली राशि होगी। उसी तरीके से युगपत समीकरण में हमारी वह समीकरण होती हैं जिसमें दो तरह की राशियां होती हैं, x और y। जैसे हमने यहाँ दिखाया, यहाँ पे 2x है और एक y है, इन दोनों के भार के बराबर यहाँ पर भार लिया है, और ये कुल भार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इसको हल करते हैं 2x जमा y बराबर 12, तो 2x बराबर 12 माइनस y कर देते हैं, फिर x बराबर 12 माइनस y बटे 2। अब बच्चों रेखीय समीकरण में जब हम एक चर राशि होती थी तो उससे हम इस तरीके से करने से x का मान आ जाता था, पर यहाँ पे क्योंकि दो चर राशि हैं, अब इसमें x का मान y के रूप में आ गया है। अब क्या करें, अब इसको कैसे हल किया जाएगा, इसके लिए बच्चों इसमें एक और समीकरण ली जाती है जो कि दो चर राशि की होती है। दूसरी समीकरण में हमने यहाँ पर लिया x और y और इसके बराबर के ये भार इसमें ले लिए, x जमा y बराबर यहाँ पर 9 है। तो अब हम क्या करेंगे, जो x का मान यहाँ पर 12 माइनस y बटे 2 है, उसको x की जगह पे हम y के रूप में जो हमने मान निकाला था हम उसको यहाँ रख देंगे। यहाँ रखने के बाद 12 माइनस y बटे 2 जमा y बराबर 9, फिर हम इनका लसागु निकालेंगे और इस तरह से इसको हल करते हुए y का मान हमारा y बराबर 6 आ जाएगा। जब y बराबर 6 आ जाएगा, उस y का मान फिर हम पहली समीकरण में रख देंगे, और रखने के बाद पहली समीकरण में जब हम रख देंगे तो हमारा x और y का मान दोनों का निकल आएगा। इस तरह से क्या निष्कर्ष निकलेगा बच्चों कि युगपत समीकरण का मतलब होता है साथ साथ होना। जब दो समीकरण एक साथ मिलकर x और y दोनों का मान निकालती हैं, x और y के मान उन दोनों को संतुष्ट करते हैं, तो वह समीकरणों का समूह युगपत समीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार जब दो समीकरण हमारे पास होती हैं 2x जमा y बराबर 12, x जमा y बराबर 9, तो दोनों समीकरणों में दो दो चर राशि होती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 में हमें x और y का मान ज्ञात करना है, और दो अज्ञात राशि वाली इस प्रकार दो से अधिक मूल समीकरण बनती हैं। इसको हम कह सकते हैं a1 x जमा b1 y बराबर c1, और समीकरण 2 में a2 x जमा b2 y बराबर c2। इस प्रकार से यहाँ x और y चर राशि हैं तथा a1 a2 b2 b1 b2 c1 c2 ये हमारी अचर राशि हैं।
आओ युगपत समीकरण को हल करना सीखते हैं। अब जैसे बच्चों यहाँ एक उदाहरण है, दो अज्ञात चर वाले रेखीय समीकरण आपको दिए गए हैं। अब इनको हमें हल करना है। इनको हल कैसे करेंगे? सबसे पहले हम समीकरण 1 लेंगे, 2x जमा वाई बराबर 5 में x के सापेक्ष y के मान की सारणी बनाएंगे। यहाँ हमने सारणी बनाई, देखो यहाँ पर x और y का मान हमने कैसे निकाला, 2x जमा वाई बराबर 5। अगर हम x का मान 1 रखेंगे ये प्लस है बच्चों, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 3। तो जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान 3 आया। इसी तरह बच्चों जब हम x का मान 2 रखेंगे y का मान 1 आएगा, 3 रखेंगे माइनस 1 आएगा, 4 रखेंगे माइनस 3, 0 रखेंगे 5, माइनस 1 7। तो इस तरीके से हम जो हम x का मान जैसे जैसे रखेंगे y का मान हमारा आता रहेगा। फिर हम दूसरी समीकरण में हम इसी तरीके से करेंगे, x का मान रखेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे। दूसरी सारणी में भी हमने इस तरीके से x और y दोनों के हमने मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि युगपत समीकरण का इसमें x और y का कौन सा मान संतुष्ट कर रहा है? यहाँ हम देखेंगे कि दोनों में x और y की वैल्यू, x और y का मान दोनों में कहाँ पर कॉमन है, यानी कि दोनों में आ रहा है। हम देखते हैं 3 और माइनस 1, यहाँ पर समीकरण 1 में भी x का मान 3 और y का मान माइनस 1, उसी तरह समीकरण 2 में भी x का मान 3 और y का मान माइनस 1, ये दोनों आ रहे हैं। इस तरह से बच्चों जब दोनों समीकरणों में दोनों का मान एक जगह कॉमन आ जाता है तो वही हमारा युगपत समीकरण का हल होता है और इसे हम कहते हैं सारणी विधि द्वारा युगपत समीकरण का हल। अब है युगपत समीकरण की जांच। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी समीकरण युगपत समीकरण है या फिर नहीं है? इसके लिए पहले आपके लिए एक प्रश्न है कि क्या कोई भी दो अज्ञात चर वाली रेखीय समीकरणों का समूह युगपत समीकरण है? तो हम कहेंगे नहीं। इसके लिए हम जांच करेंगे। देखिए यहाँ हमने पहले दो समीकरणों का हमने एक युग्म लिया है। पहला एक ए में हमने युग्म लिया है x जमा 3y बराबर 5 और 2x जमा 6y बराबर 10। यहाँ हम जब देखते हैं a1 बटे a2, a1 यहाँ पर a1 की जगह कुछ नहीं है तो हम यहाँ 1 मानते हैं, और जब b और यहाँ पे a2 की जगह पर क्या है 2, ये समीकरण 2 में 2, तो हम लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर 1 बटे 2। उसी तरीके से b1 देखेंगे, b1 3, b1 बटे b2, तो b1 यहाँ पर 3 है और b2 6 है, तो 3 बटे 6 बराबर 1 बटे 2। उसी तरीके से हम b समीकरण में देखते हैं, समीकरणों के युग्म देखते हैं कि 2x जमा वाई बराबर 5, इसमें a1 बटे a2 होगा 2 बटे 3, क्योंकि a1 2 है और a2 3 है। फिर b1 बटे b2 देखेंगे, b1 1 है और b2 माइनस 1, तो b1 बटे b2 हो गया 1 बटे माइनस 1। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि पहले युग में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 है, क्योंकि इसमें भी 1 बटे 2 है और इसमें भी 1 बटे 2 है। और युग्म 2 में हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 2 बटे 3 है, पर b1 बटे b2 1 बटे माइनस 1 है, जो कि बराबर नहीं है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि स्थिति a में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 है, जबकि स्थिति b में a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दो अज्ञात चर वाले रेखीय समीकरणों में a1 बटे a1x जमा b1y बराबर c1
और a2x प्लस b2y बराबर c2 को युगपत समीकरण तब कहेंगे जब a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होगा। आई बात समझ में? जब हमारे a1 और a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं होगा तब वह समीकरणों का युग्म हमारा युगपत समीकरण कहलाएगा। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 होता है तो वह युगपत समीकरण नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब है युगपत समीकरण को हल करने की विधियां। देखिए बच्चों, हमने जो अभी विधि देखी थी सारणी विधि, सारणी विधि युगपत समीकरण को हल करने के लिए सुविधाजनक विधि नहीं है, क्योंकि इसमें आपको मान निकालते रहने पड़ेंगे और कब आपको पता चलेगा कि दोनों में कौन सा मान कॉमन है। तो क्योंकि यह बहुत ही एक समय भी बहुत लेती है, तो इसीलिए हम युगपत समीकरण को हल करने की दो अलग विधियों का इस्तेमाल करते हैं। पहली विधि होती है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विधि होती है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन, पहले हम विधि लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। देखो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब शिफ्ट कर देना, यानी कि अपनी जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत हम एक समीकरण से एक अज्ञात चर का मान दूसरे अज्ञात चर के पद में व्यक्त करते हैं। यानी कि x का मान, मान लीजिए दो राशि हैं x और y, तो x का मान हम y के रूप में व्यक्त करते हैं। व्यक्त करके फिर उसे दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं और उसका मान ज्ञात करते हैं। फिर उसका मान जब हमारे पास एक का मान निकल आता है, फिर हम उसे दूसरी समीकरण में उस मान को रखकर हम दोनों राशियों का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों, आइए इसको करके देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर x के मान y के पदों में लिखिए, तो यहाँ पर क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 4। तो x बराबर हो जाएगा, y यहाँ माइनस में है, इसकी जगह हम बदल देंगे। जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का प्लस में हो जाएगा, तो 4 जमा y। उसी तरह फिर हम आगे बढ़ते हैं। y के मान को x के पद में लिखना है, तो किस तरह लिखेंगे, y का मान, y को हम यहीं छोड़ देंगे और 5x यहाँ प्लस में है, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। अब क्योंकि हमें y का, तो इस माइनस को भी हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और इस तरह से हम इनके चिन्ह भी बदल सकते हैं। तो इस तरह से y का मान भी हमारा x के रूप में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम समीकरण हल करते हैं। यहाँ पर पहली समीकरण है माइनस एक्स जमा 2y बराबर 7 और दूसरी समीकरण है 2x जमा y बराबर 5। समीकरण 1 में हम x बराबर 7 माइनस 2y, हमने x का मान ले लिया 7 माइनस 2y। ये हमारी एक नई समीकरण बन गई, समीकरण 3। अब चूंकि समीकरण 1 तथा 2 युगपत समीकरण है, अतः समीकरण 3 से प्राप्त x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो जब हम 2 में समीकरण का मान रखते हैं तो क्या आता है, 2 ब्रैकेट में लेंगे 2 गुना 7 माइनस 2y जमा y बराबर 5। और इस तरीके से समीकरण, क्योंकि हल करना आप जानते हैं, जब आप हल करेंगे तो y का मान आ जाएगा y बराबर 9/3 और 3 से हम 9 को भाग कर देंगे तो 3 तिया 9, तो इस तरह से y का मान क्या आ जाएगा, 3। फिर अब हमारे पास y का मान आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। अब x का मान कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास दो राशि में से एक राशि का मान निकल आता है तो दूसरी राशि का मान निकालना बहुत आसान हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, अब y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, जब हम समीकरण 3 में y का मान रखते हैं, समीकरण 3 क्या थी हमारी, 7 माइनस 2y,
तो 7 माइनस 2y में 7 माइनस y का मान हमारा 3 निकला है, तो 2 गुना 3, तो x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 6, तो x बराबर 1। तो इस तरह से बच्चों युगपत समीकरण का हल हुआ x बराबर 1 और y बराबर 3। अब हम इनका सत्यापन भी कर लेते हैं। हम दोनों का मान किसी भी एक समीकरण में रखकर अगर हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है तो वह सत्यापित हो जाता है कि हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जब हमने समीकरण में रखा तो दोनों तरफ 7 और 7 आया, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आया, अतः यह युगपत समीकरण का हल है। अब बात आती है विलोपन विधि। बच्चों विलोपन का मतलब क्या होता है? खो जाना, गुम हो जाना। इसी तरीके से विलोपन विधि में देखो किस तरीके से गुम होता है। कभी कभी दिए गए युगपत समीकरणों को मात्र जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने अथवा एक दूसरे से घटाने पर एक चर का विलोप हो जाता है, अर्थात प्राप्त समीकरण में केवल एक अज्ञात चर रह जाता है जिसे हल करने पर उसका मान ज्ञात हो जाता है। चर के प्राप्त इस मान को दिए गए किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर हमें उस दूसरे चर का मान ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार से युगपत समीकरण को हल करने की विधि को विलोपन विधि कहते हैं। आओ करके देखें। यहाँ हमने एक उदाहरण लिया x जमा वाई बराबर 7 और 2x माइनस वाई बराबर 8। दोनों समीकरण में y के गुणांक हम दोनों उपयुक्त युगपत समीकरण में y के गुणांक दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, तो जब हम इनको जोड़ते हैं तो हम देखते हैं प्लस वाई माइनस वाई, क्योंकि प्लस माइनस दोनों कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3x बराबर 15। इस तरीके से इसमें क्या हुआ, y राशि जो हो गई विलोप हो गई। हमारे पास एक चर की समीकरण बची 3x बराबर 15 और इससे हम x का मान निकाल लेंगे। x बराबर हो जाएगा 15/3 यानी कि x बराबर 5। अब हम क्या करेंगे, जो x का मान है हम किसी एक समीकरण में रखकर y का मान निकाल लेंगे। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर 5 जमा वाई बराबर 7 और y बराबर 7 माइनस 5/2। इस तरह से बच्चों हमने समीकरण इस तरीके से विलोपन विधि द्वारा x का मान 5 निकाला और y का मान 2 निकाला। अब हम इनकी सत्यापन करेंगे कि जो हमारे मान निकले हैं क्या ये समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो समीकरण एक में जब हम x बराबर 5 और y बराबर 2 प्रतिस्थापित करते हैं तो दोनों तरफ देखिए हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों तरफ बराबर आता है। उसी प्रकार जब हम समीकरण 2 में इनको रखते हैं तो इसमें भी हमारा दोनों तरफ 8 आता है हल करने पर, जिसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आता है। तो इस प्रकार x और y की यह मान हमारी युगपत समीकरण को संतुष्ट करते हैं। आइए बच्चों आओ परखे ज्ञान। तो अब हम देखते हैं, प्रश्न लेते हैं एक, x के मान y के पदों में लिखिए। तो यह भी मैंने आपको बताया था, तो x के मान को हमें y के पदों में लिखना है। 2x बराबर 4y को हम इधर ले जाएंगे, इधर प्लस में है इधर माइनस में लेंगे, फिर x को यहाँ अकेला छोड़ देंगे और x माइनस 4y 2 यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा में है, इधर जाके भाग में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने x का मान y के पद में निकाल लिया। अब है हल कीजिए। अब सारणी विधि से हमें हल करना है x जमा वाई बराबर 4 हल करना है हमें x जमा वाई बराबर 4 और 5x बराबर प्लस 12y बराबर 13, जिसको हमें सारणी विधि से हल करना है। तो वही करना है, सारणी विधि से हमें x के मान रख के हमने y के मान ज्ञात कर लेने हैं।
फिर उसी तरह से दूसरी समीकरण में भी हमें x और y के मान को हमें सारणीबद्ध कर लेना है। फिर हम ये देखेंगे कि दोनों के मान किसमें कॉमन आता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे दोनों सारणियों को देखने पर x जमा 5 और y बराबर -1 दोनों में कॉमन है। तो इस तरह कॉमन यानी उभयनिष्ठ यानी कि दोनों में आ रहा है। तो इस प्रकार इस युगपत समीकरण को x बराबर 5 और y बराबर -1 दोनों संतुष्ट करेंगे। फिर है अगला क्वेश्चन, 2x जमा 5y बराबर 12 और 4x जमा 9y बराबर 22, इसको प्रतिस्थापन विधि से करना है। प्रतिस्थापन विधि से मैंने आपको बताया ही था कि हमें एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकाल लेना है। तो यहाँ हम x का मान y के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं और जब हम उसको समीकरण 2 में जब x का मान रखते हैं तो क्या आता है, y का मान हमारा 2 आ जाता है। फिर अब y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। y का मान हमारे पास आ गया। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। जब समीकरण 3 में रखते हैं तो x का मान हमारे पास 1 आ जाता है। तो इस प्रकार उपयुक्त समीकरणों का हल x बराबर 1 और y बराबर 2 आ जाता है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि दो अज्ञात चर वाले रेखीय समीकरणों a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 को युगपत समीकरण कहते हैं यदि a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2। ठीक है बच्चों। फिर हमने क्या जाना, सारणी बनाकर युगपत समीकरण को हल करना सुविधाजनक नहीं होता है, इसीलिए हम इनको हल करने के लिए दो विधियों का इस्तेमाल करते हैं जो कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि होती है। फिर हमने सीखा प्रतिस्थापन विधि में कि एक चर का मान दूसरे चर के रूप में व्यक्त करके फिर हम उस चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। फिर दूसरे चर का जब हमें मान ज्ञात हो जाता है तो उसका मान हम किसी भी एक समीकरण में रखकर पहले चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरह से इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। फिर हमने जाना विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है कि दोनों समीकरणों को कभी कभी जोड़ने से या उनके गुणांकों को घटाने से एक चर का मान विलोप हो जाता है। तो इस तरीके से फिर जो बचा एक चर उसका मान ज्ञात करना आसान हो जाता है और जब हमें एक चर का मान ज्ञात हो जाता है तो दूसरे चर का मान ज्ञात करना बहुत सरल हो जाता है। जो कि तो इस विधि से जब हम x और y का मान ज्ञात करते हैं तो उसे विलोपन विधि कहते हैं। तो बच्चों आज जो हमने सीखा उसी के ऊपर आपके लिए एक प्रोजेक्ट कार्य है कि टोकरी में कुछ केले और कुछ सेब रखे हैं, दोनों का मिलाकर कुल फल 25 हैं। यदि टोकरी में से 5 सेब निकाल लिए जाएं तो टोकरी में 20 फल बचते हैं। तो दोनों स्थितियों की आपको सारणी बनानी है और आपको यह भी चेक करना है कि क्या यह समीकरण का जो समूह है ये युगपत समीकरण है या नहीं है। फिर बच्चों आपके लिए गृह कार्य, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 194 व 195 पर दी गई अभ्यास संख्या 7A के प्रश्नों को अपनी कॉपी में हल करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों आशा करती हूँ आज जो आपको सिखाया गया आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।